कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत पीर और मंगल की दरमियानी शब नैरोबी से बरास्ता दोहा इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दी गई है। दोहा से ये परवाज़ आज शाम 7:35 पर रवाना होगी। बुध की रात तकरीबन 1:05 पर इस्लामाबाद पहुँचेगी। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के बाद कीनिया में पाकिस्तान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगा है। कीनिया के मीडिया के मुताबिक नामवर सहाफ़ी जो हैं वो अरशद शरीफ के कत्ल के बाद वहाँ की हुकूमत पर तहकीकात की जो है वो इस वक्त दबाव दे रहे हैं कि उसके हवाले से मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अब तक क्या क्या तफसीलात वाज़ेह हुई हैं, क्या चीज़ें सामने आई हैं कि किस तरीके से जो है उनकी पुलिस ने भी बयान दिए हैं, क्या और उनकी गाड़ी पर फायरिंग करने वाले जो कीनिया के पुलिस एहलकार थे उसको अब तक गिरफ़्तार किया गया है नहीं किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम उवैस साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं इसी पर आपका कमेंट लेना चाहूँगा कि अरशद शरीफ साहब से आपका जो एक ताल्लुक़ और जो एक रिश्ता था बहैसियत सहाफ़ी, एक बहैसियत एक कोलीग, वो अगर हमें थोड़ा सा बता सकें प्लीज़ सर। उवैस कभी मुझे मौका तो नहीं मिला उनके साथ बरह रास्त काम करने का, और वो इस्लामाबाद में थे, मैं कराची में था, लेकिन एक एहतराम का रिश्ता, एक मतलब है दोस्ती जो थी, कम अज़ कम ये तसल्ली होती थी कि हम बात करें ना करें, मतलब है कि हम ख्याल एक दोस्त हैं हमारे वहाँ पर ना। और मतलब मैंने जब रॉयटर्स छोड़ा उसके बाद ये रॉयटर्स में भी रहे और मैं इनको फॉलो करता रहा। माशाल्लाह इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग का आगाज़ किया बड़े डायनेमिक में, और उसके बाद आप देखेंगे जब ये एंकरिंग की तरफ आए तो उन्होंने बहुत कम वक्त में अपना लोहा मनवाया और पाकिस्तान के अव्वल के एंकर्स का शुमार होने लगा। इसी तरह तहकीकाती सहाफत में भी इनका कोई, मैं समझता हूँ कि पैरेलल नहीं था। फिर उसके साथ साथ एक जमाने में आपको याद होगा कि बड़ा चर्चा होता था 4th जनरेशन वॉर और 5th जनरेशन वॉर का जी। इसमें रियासत और रियासती इदारों के बयानिए को आगे बढ़ाने की बात हुआ करती थी। तो मैं समझता हूँ कि उसका भी जो टॉप हमारे जो सबसे अव्वल के जो लोग थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के बयानिए को आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो जब रियासतों को बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला करती थी खुसूसन हमारे फौज के खिलाफ, तो उसमें आप देखें कि अरशद का एक बड़ा एक ताल्लुक रहा है। और जो साहब जो थे, मैं वही कहता हूँ कि ही वाज अ फ्रंट लाइन सोल्जर एंड ऑफिसर एंड जेंटलमैन जो थे हमारी 4th और 5th जनरेशन वॉर के थे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि इन जैसी शख्सियत, इन जैसा जो एक कहते हैं ना कि एक बोल्ड डायनेमिक किस्म का सहाफ़ी कि जिसके बारे में मतलब है जो इनके हद तक के मुखालफीन भी होंगे उनके पास कहने के लिए अच्छी बातें होंगी, क्योंकि ज़ाती तौर पे नहीं किसी को वो करते थे, मतलब है जिनके ज़ाती ताल्लुकात थे कॉलीग्स के साथ। जो मैंने बारे में जाना कि जनाब जहाँ मौका मिला इन्होंने जूनियर्स की मदद की, सीनियर्स का एहतराम किया, बिल्कुल सात लोग उनके साथ एक दोस्ताना ताल्लुक रखा, तो ये इनके बारे में जो भी होगा वो अच्छे ही अल्फाज कह रहा होगा। तो बड़े दुख की बात है कि जी बिल्कुल मैं इस पर आना चाहूँगा कि जो तहकीकाती सहाफ़त है, सारी दुनिया में तहकीकाती सहाफ़त, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म जिसको हम कहें, उसको करने वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको मुख्तलिफ़ ख़तरात तो लाहक होते हैं, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है जर्नलिज़म में कि फॉर अ जर्नलिस्ट एनी स्टोरी शुड नॉट बी हिज लास्ट स्टोरी। तो जब हम बात करते हैं तहकीकाती सहाफ़ियों के ख़तरात की, तो दुनिया में क्या क्या जो है वो मेजर्स लिए जाते हैं कि जिससे वो इस तरह की चीज़ों से बच सकें? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम भी रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका के साथ थे तो कहा जाता था कि भाई नो स्टोरी इज वर्थ योर लाइफ। लेकिन यहाँ पर मतलब है कि अब यहाँ पे तो फिर एक उसमें स्पेकुलेशन के जुमरे में आ जाएगा, जिससे मेरे ख्याल में अभी तहकीकात होनी है, हमें परहेज करना चाहिए। मगर एक बात मैं समझता हूँ कि अरशद का तजर्बा रहा है काम करने में, और कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग या वॉर जोन की रिपोर्टिंग में हमें एक चीज बताई थी हम सबको, वो ये कि जनाब अगर कोई सिक्योरिटी चेक पोस्ट आएगी तो आप रुक जाएंगे, और आप अगर अंधेरा होगा तो आप हेडलाइट बंद करेंगे और आप अंदर की बत्ती को जला देंगे, अपने हाथ स्टीयरिंग पे रखेंगे, यानी कि ताउन करेंगे आप, ठीक है ना। तो मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि जो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि जी अरशद की गाड़ी जो थी वो निकल के जाना चाह रही थी, उस नाके से तोड़ के निकल रही थी, ये बात हजम नहीं होती कि अगर अरशद साहब जो है ड्राइव ना भी करें, वो पहली नशिस्त पे बैठे हो अपने ड्राइवर के साथ, तब भी ये चीज़ मुमकिन नहीं है। तो खैर अभी सारी थ्योरीज हैं, ये तहकीकात की बात पता चलेगा कि क्या हालात थे, और मतलब है गाड़ी रोकने के लिए नो फायर करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या वजह है कि ड्राइवर बच जाता है, टायर फ्लैट नहीं होता, यानी कि इसका मतलब है कि स्ट्रेट फायरिंग हुई है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं कि जिनके जवाब मुझे नहीं पता हमें कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे डार्क मर्डर्स होते हैं और उसका नहीं पता चलता। लेकिन एक बात है कि हमारी बरादरी के लिए, पाकिस्तानी सहाफत के लिए
एक नुकसान अजीम है ये। और जो दुख की बात है, और मेरे ख्याल में हमारा एक जहाँ पे तहकीकात के लोग मुतालबा कर रहे हैं, वहाँ ये भी मुतालबा होना चाहिए कि जी पाकिस्तान को, इस धरती को जो है सहाफ़ियों के लिए तंग नहीं होना चाहिए। किसी सहाफ़ी को बहालत मजबूरी अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, उसको मुल्क से फरार नहीं होना चाहिए। हमें कैसे हालात पैदा करने चाहिए, जब हम कहते हैं कि ये माशाअल्लाह जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क में जमहूरियत और तो सबसे तजर्बेकार किस्म की हुकूमत है, जो कि कहते हैं कई सौ साल का तजर्बा रखती है अपने दरमियान, पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो जी हाँ। उसमें अगर मतलब है कि ये हालात हों और फिर उसमें इतने बड़े जमहूरियत पसंद मौलाना फजल रहमान भी शामिल हों, तो वहां पर अगर ये हालत हो रही है कि एक सहाफ़ी को अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से जाना पड़े, तो फिर तो बहुत ही दुख की बात है, तशवीश की बात है और काबिल मुज़म्मत बात है। जी हाँ, असल क्वेश्चन यही है कि मुल्क से नहीं जाना जा रहा है। फिर बाद के वाक़यात जो हैं वो तो जब तक हमारे पास तहकीक नहीं आती सही तरीके से, हमारे पास जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आती, हम स्पेकुलेशन हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहैसियत सहाफ़ी और बहैसियत ऐसे सहाफ़ी के जिसमें आपने जो है वो मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके लिए भी काम किया। जब हम बात करते हैं, दुनिया में भी बहुत मरतबा हम देखते हैं कि सहाफ़ियों के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। मतलब आप जुलियन असांज का ही अगर आप केस ले लें तो वहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा है, फिर रशियन नेशनैलिटी वाले मामलात, ये वो, तो ये जो सहाफ़त वाला रास्ता है, ये है तो ख़तरनाक रास्ता और मतलब बड़ा एक स्ट्रेस वाला काम है ये। देखिए, सहाफ़ी वही बनते, किसी के वालिदैन मेरे ख्याल में नहीं कहते कि बेटा या बेटी जो है तुम बड़े होकर सहाफ़ी बनना। हम सब सहाफ़ी जो बने हैं तो वो अपनी चॉइस से बने हैं, और हमें उन खतरों का या उन रिस्क का हमें इदराक है। अच्छा, उसमें बाज़ औक़ात जब आप फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट होते हैं, देखिए बहुत सारे हमारी बरादरी में वो वही काम जो रूटीन का काम होता है, उसमें कोई इतना खतरा नहीं होता, उसमें कोई मतलब इतना रिस्क नहीं होता, बस आप ईमानदारी से काम करते हैं, और वो भी बड़ा अहम काम है। कोई काम जो होता है गैर अहम नहीं होता। लेकिन फिर उसी में कुछ एक एलीट आपकी वो रिपोर्टिंग के लोग निकलते हैं, वो लोग निकलते हैं कि जो डेयरिंग होते हैं, उन जगहों पे जाते हैं कि जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते, जहाँ से लोग भाग रहे होते हैं, वहां पर उनका रुख होता है। जैसे अरशद जाया करते थे कि जब ऑपरेशन हो रहे थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो अरशद उन जगहों पे होते थे कि जहाँ पर खतरा होता था, और हमने फुटेजेस देखी हैं कि जहाँ पे एकदम गोली चल गई, धमाका हो गया और अरशद भी कवर ले रहे हैं। तो वो फिर अलग सहाफ़ियों की ब्रीड होती है जो जाती कॉन्फ्लिक्ट जोन में। तो एक तो वो हुआ कि वॉर रिपोर्टिंग हो गई और कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्टिंग हो गई। दूसरा फिर आप जाते हो तहकीकाती सहाफत में कि जहां पर आप जो माफियाज होते हैं, जहां पे एक ऐसे लोग जो कि बहुत ताकतवर अपने आप को समझते हैं, उनके बड़े बड़े सियासी कनेक्शंस होते हैं, कि वो समझते हैं कि हम बदनवानी उसकी हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा, कोई बासपुर्स नहीं करेगा। तो अरशद ने ये दोनों काम किए। उसने कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग भी एक तरफ की, तो जहां पर उसको सख्त सवालात करने थे पावर जेड बी से, यानी कि जो बड़े बड़े हमारे मतलब सियासतदान हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए जो माथे पे अपनी शिकन नहीं आने देते, मतलब उनके ऊपर भी उन्होंने सवालात किए, और फिर तमाम तर दबाव और मुखालफत के बावजूद डटे रहे। ये एक बहुत बड़ी बात होती, वरना आप देखें नौजवान आदमी, मतलब उनके जाने की उम्र नहीं थी, बहुत छोटा स्माइलिंग फेस, छोटा उसकी मुझे एक शर्मीली मुस्कुराहट, एक उसका अंदाज हुआ करता था। अरशद का नाकाबिल यकीन है, मेरी कोई महीना डेढ़ महीना पहले फोन पे बात हुई थी उनसे, और उसमें जो हम मुख्तसर सी बात थी चंद मिनट की, और उनमें रजायत पसंदी जो है और ऑप्टिमिज्म था, और मैंने भी कहा इंशाल्लाह 2-4 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे और आप वापस आ जाएंगे। उसने कहा हाँ इंशाल्लाह मैं बिल्कुल वापस आऊंगा। तो ये उसका सोच थी। और आपको पता है, मैं कहूंगा कि जो हमारे जो कौम परस्त सहाफी हैं, नेशनलिस्ट, उसकी कूट कूट के रगों भरा हुआ था वो जज्बा जो था, जो ये कहते हैं ना प्रो पाकिस्तान, पाकिस्तानी नेशनलिज्म। ऐसे शख्स के ऊपर अगर मतलब है मुल्क की जमीन तंग हो जाए, तो यार ये तो बहुत दुख की बात है। वैसा मतलब है दुख की बात है, फिर तो हम बिल्कुल ये चीज। अच्छा, अब वजीर आजम जी, ब्रॉडकास्ट का लफ्ज नहीं है लेकिन निकल जाता है बाज़ औक़ात। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन सर, वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने भी कीनिया के सदर को फ़ोन किया और तहकीकात के हवाले से जो है वो ज़ाहिर है उनसे भी बात हुई, और कीनिया की जो पुलिस है वो भी अपने सारे जो है वो मुख्तलिफ बयानात दे रही है। तो अब ज़ाहिर है हम इस सूरत में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर तहकीकात तो वहाँ होनी है, वो लोग जो चीज़ हमें देंगे एज़ देयर आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, वो हमारे लिए फिर हरफ आखिर होगा। बात ही वैसे साहब के तहकीकात हो जाए, उसका गलत या सही जो भी उसकी वो रिपोर्ट भी आ जाए, बात ये होती कि जो जान जानी थी चली गई। मैं और आप तो उसका इदराक भी नहीं कर सकते। जो एक कहते हैं ना लॉस है, और जो मतलब है कि जो सदमा झेला है उनकी वालदा ने, उनके घर वालों ने, उनकी बेगम ने, बच्चों ने, वो तो मतलब है उसका गालिबन हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते और ना महसूस।
जितना उन्होंने किया। तो कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी, वो कोई मतलब बदल नहीं होगी उस चीज का। जो बदल तो खैर कोई भी चीज नहीं हो सकती, ना अल्फाज हो सकते हैं, ना बयानात हो सकते हैं, ना कोई और किसी तरह की मदद हो सकती है। गालिबन अगर अरशद को एक कहते हैं ना कि जरा सी तसल्ली हो, उनको मतलब अल्लाह गरीक रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, वो ये कि जनाब मकसद के लिए वो लड़ रहे थे, इस मकसद के लिए वो खड़े थे, इस पाकिस्तान की ख्वाहिश थी जो कि बिलातादाद पाकिस्तानियों का ख्वाब है। वो पाकिस्तान बनना चाहिए, वो पाकिस्तान बनना चाहिए कि जो बदनवानी से पाक हो, जहां पर आपके ऊपर बदनवान जो है हुक्मरान मुसल्लत ना किए जाए। ये कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है। पाकिस्तानी चांद सितारे नहीं मांगते खेलने के लिए, हम एक कहते हैं ना कि भाई ईमानदार लोग आ जाए। अब ये अरशद का ख्वाब था, और इस ख्वाब के लिए मतलब है ना कि उदार की खुश चैनी पे वारे गए, वो वाली बात हुई इनके साथ। तो ये मेरे ख्याल में जो आखिरी वो होगा, और सारे इसमें मुझे नहीं पता कि हमें कितने बरस लगे, कितनी दिहाइयां लगे कि इस मुल्क में मौरूसी सियासत का ये खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ, बस ये ना हो जाए इंशाअल्लाह। हमारी दुआ यही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे और अरशद शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही थी।